वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बीपीएससी एडीओ मॉडल प्रैक्टिस सेट 7। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार हेराल्ड जो बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसके संस्थापक थे गुरु प्रसाद सेन जी। दोस्तों प्रत्येक प्रश्न के नीचे व्याख्या दिया गया है और व्याख्या आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए व्याख्या को जरूर से जरूर पढ़ लें और एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख कर जाइएगा, क्योंकि इससे आपके एग्ज़ाम में काफ़ी प्रश्न मिलने वाले हैं। इसकी शुरुआत 1875 में हुई थी। यह बिहार के पत्रकारिता के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक और उल्टा होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, लेकिन हमारा मस्तिष्क उसे सीधा करके अनुभव करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह संबंधित है वित्तीय आपातकाल से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यदि भारत की वित्तीय स्थिरता खतरे में हो तो राष्ट्रपति इसे लागू कर सकते हैं। सौभाग्य से भारत में अब तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस राजवंश को कर्नाटक वंश का संस्थापक माना जाता है और उसकी राजधानी कहाँ थी? तो यह माना जाता है नामदेव यानी सिमरावगढ़ को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि नामदेव ने 1997 ईस्वी में कर्नाटक वंश की स्थापना की थी। इसे मिथिला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है और यह क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण पर आधारित है? तो बर्नौली का जो सिद्धांत है यह आधारित है एनर्जी पर यानी ऊर्जा पर। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, यह सिद्धांत तरल गतिकी संबंधित है और बताता है कि किसी तरल का वेग बढ़ने पर उसका दाब कम होता है। ये सभी बातें आपको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है गंडक नदी पर। त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर किया गया है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, यह नहर पश्चिमी चंपारण जिले में सिंचाई का मुख्य स्रोत है। ये आपको याद रखना है, त्रिवेणी नहर से पश्चिमी चंपारण का सिंचाई किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया था? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन जो है भारत आया था 1946 में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इस मिशन में 3 सदस्य थे। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तीनों का नाम आपको याद रखना है, पेंथिक लॉरेंस, स्टेफन फोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। इसे काल से भी आप याद रख सकते हैं, के से क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर और एल से लॉरेंस। इस ट्रिक से भी आप याद करके इसे याद रखिए, क्योंकि ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसी के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य रूप से किन गैसों के कारण होता है? तो दोस्तों अम्लीय वर्षा जो है यह मुख्य रूप से SO2 और NO2 सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ये गैसों वायुमंडल की नमी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनाती है, जो वर्षा के साथ नीचे गिरती है। हमारा अगला प्रश्न है कि रिंग्स ऑफ फायर किस महासागर में एक स्थित एक प्रमुख क्षेत्र है?
जहाँ सर्वाधिक भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। तो दोस्तों यह स्थित है प्रशांत महासागर में। रिंग कौन पहनेगा? प्रशांत पहनेगा। इस तरह से आप इसे याद कर लीजिए। यहाँ पे इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे। यह दुनिया के लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखी का घर है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है दोस्तों पीयूष ग्रंथि को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है और अन्य अंतःस्रावित ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के किस स्थान पर महात्मा गांधी सेतु स्थित है, जो गंगा नदी पर बना एक प्रमुख पुल है? तो दोस्तों यह है पटना और हाजीपुर में। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। दोस्तों 11 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही और कितने प्रश्न गलत हुए हैं, ये आप हमें ज़रूर से ज़रूर कमेंट करेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करते चले। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह पुल पटना और हाजीपुर को आपस में जोड़ता है, इसीलिए दोनों स्थान इसके लिए उत्तर में शामिल हो सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह थी एनी बेसेंट। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी जो 1925 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये दोनों फैक्ट को। हमारा अगला प्रश्न है कि गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो गोबर गैस का मुख्य घटक जो होता है दोस्तों यह होता है मीथेन CH4। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बायोगैस में लगभग 50 से 75% मीथेन होती है। हमारा अगला प्रश्न है बिहार में बराबर की गुफाएं किस काल की स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो दोस्तों यह मौर्य काल का उदाहरण का जो है उत्कृष्ट उदाहरण है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ये गुफाएं जहानाबाद जिले में स्थित है और सम्राट अशोक व उनके पौत्र दशरथ द्वारा आजीवक संप्रदाय के भिक्षुकों के लिए बनाई गई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख है? दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो दोस्तों यह है अनुच्छेद 40। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित होकर इसे संविधान में शामिल किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने लागू किया था? तो दोस्तों यह लागू किया गया था लॉर्ड लिट्टन के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसे मुंह बंद करने वाला कानून भी कहा जाता था। लॉर्ड रिपन ने 1882 में इसे निरस्त कर दिया था। यह आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है दोस्तों वह है शुक्र। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि हालांकि बुध सूर्य के सबसे करीब है लेकिन शुक्र के वायुमंडल में CO2 की अधिक मात्रा के कारण ग्रीन हाउस गैस प्रभाव पैदा होता है जिससे यह सबसे गर्म ग्रह बन जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में जट जाटनी मुख्य रूप से किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों यह है मिथिला क्षेत्र का। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह नृत्य विवाहित जोड़ों के प्रेम और नोक-झोंक को प्रदर्शित करता है और मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि शुष्क सेल में कैथोड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है?
तो शुष्क सेल में कैथोड के रूप में कार्बन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सेल के बीच में जो काली छड़ होती है यह कार्बन यानी ग्रेफाइट की होती है, जो कैथोड का कार्य करती है। बाहरी खोल जस्ते का होता है और एनोड का कार्य करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। दोस्तों आपके 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही और कितने प्रश्न गलत हुए हैं आप हमें कमेंट करके बताएंगे, और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को अच्छे से लाइक भी करते चलेंगे। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सार्क की स्थापना जो हुई थी यह 1985 में हुई थी और इसके 8 सदस्य देश हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? यहाँ विधानसभा की बात कही जा रही है दोस्तों। तो इसमें जो है टोटल 38 सीट आरक्षित है अनुसूचित जातियों के लिए यानी एससी के लिए। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कुल जो सीट होती है विधानसभा में वह 243 है बिहार की, उसमें से 38 यानी अनुसूचित जाति के लिए एससी के लिए 38 सीटें आरक्षित है और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? यहाँ विद्युत आवेश की बात कही जा रही है, तो दोस्तों इसका एसआई मात्रक जो है यह होता है कूलम। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में हुआ था में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह किया गया था अंग्रेजी सेना का यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व किया गया था यह किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी, जिससे भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी थी। हमारा अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो पेनिसिलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा थी जिसे कवक से प्राप्त किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ियाँ स्थित है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह बिहार के उत्तर पश्चिम भारत भाग में हिमालय की शिवालिक श्रेणी का विस्तार करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन 1934 में कहाँ हुआ था और इसकी सचिव कौन थे? तो इसके सचिव और कहाँ हुआ था ये पूछा गया बिहार सोशलिस्ट पार्टी की। तो यह थे अंजुम इस्लामिया हॉल में हुआ था इसका स्थापना, और इसके सचिव जो थे यह थे जयप्रकाश नारायण जी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1934 में पटना के अंजुम इस्लामिया हॉल में इसका औपचारिक गठन हुआ। आचार्य नरेंद्र देव के इसके अध्यक्ष और जयप्रकाश नारायण इसके सचिव बने थे, ये आपको याद रखना है। ये अध्यक्ष को आप याद रखेंगे नरेंद्र देव सिंह। हमारा अगला प्रश्न है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब होती है जब प्रकाश किरण किस माध्यम में से किस माध्यम में जाती है या कैसे होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना? तो दोस्तों यह सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक होता है तब यह घटना होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। ये दोस्तों आपको याद रखना है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए याद रखना है। विरल यानी वायु से, सघन यानी कि पानी या जल किसी और माध्यम में, सघन से वायु में,
जाता है और आपतन कोण क्रांति कोण से जब अधिक होता है तो पूर्णांतिक परावर्तन की घटना होती है। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर हीरा का चमकना और रेगिस्तान में मृग तृष्णा इसी सिद्धांत पर आधारित है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो दोस्तों यह जोड़ा गया था प्रथम संशोधन 1951 के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसे जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार कानूनों का न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए जोड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में अबरक के प्रमुख भंडार पाए जाते हैं? तो दोस्तों यह पाया जाता है गया और नवादा और मुंगेर में, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिहार का नवादा जिला अबरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो झारखंड के कोडरमा बेल्ट का विस्तार है। हमारा अगला प्रश्न है कि जिब्राल्टर जलडमरू किन दो जल निकायों को आपस में जोड़ता है? तो दोस्तों यह जोड़ता है अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से। दोस्तों जिब्राल्टर यानी जलडमरू मध्य से भी संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमारे द्वारा कवर कराए जा रहे हैं। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, इसे भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। यह यूरोप यानी स्पेन और अफ्रीका को अलग करता है, मोरक्को को अलग करता है, ये आपको याद रखना है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। हमारा अगला प्रश्न है मौर्य काल में एग्रोमई किस क्षेत्र से संबंधित अधिकारी था? तो दोस्तों यह संबंधित अधिकारी था मार्ग निर्माण और जिला प्रशासन से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमई जिले के अधिकारी थे, जो नदियों, भूमि माप और मुख्य सड़कों की देखभाल करते थे। हमारा अगला प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर होने वाली क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य होता है एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करना। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है? तो दोस्तों तृतीयक क्षेत्र की बात कही जा रही है, तो इसका लगभग योगदान 60% है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिहार की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है, जो लगभग 60% के करीब है। हमारा अगला प्रश्न है कि रेडियोधर्मिता की खोज के लिए हेनरी बेकुलर के साथ किन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो दोस्तों यह दिया गया था प्यूरी क्यूरे और मैडम क्यूरी दोनों को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1903 में इन तीनों को भौतिक का नोबेल मिला था। मैडम क्यूरी एकमात्र महिला है जिन्हें 2 अलग अलग विज्ञानों यानी भौतिक और केमिस्ट्री में नोबेल मिला है। ये आपको याद रखना है और यह हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किए गए बंगाल विभाजन को किस वर्ष और किस वायसराय के काल में रद्द किया गया? तो दोस्तों यह रद्द किया गया था 1911 में और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि दिल्ली दरबार के दौरान किंग्स जॉर्ज पंचम ने विभाजन रद्द करने की घोषणा की और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। हमारा अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व विज्ञान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है वाशिंगटन डीसी में, यानी यूएसए में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इन दोनों संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स ट्विन्स कहा जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना 1944 के सम्मेलन के बाद
हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में पाइराइट्स का देश का लगभग 95% भंडार पाया जाता है? तो दोस्तों यह रोहतास आमझोर में पाया जाता है पायराइट्स का 95% भंडार। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे। पायराइट को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है और रोहतास इसका प्रमुख केंद्र है। हमारा अगला प्रश्न है कि परम शून्य ताप का मान कितना होता है? यहाँ परम शून्य ताप की बात कही जा रही है दोस्तों, तो इसका मान जो होता है यह होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि वह न्यूनतम संभव तापमान है जिस पर आणविक गति रुक जाती है। केल्विन स्केल पर यह 0 केल्विन होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को आपस में जोड़ता है? तो पालघाट दर्रा जो है यह केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह पश्चिमी घाट में स्थित है और कोचीन यानी केरल को कोयम्बटूर तमिलनाडु से जोड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के किस कवि को मैथिली कोकिल के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों यह जाना जाता है विद्यापति को। दोस्तों आपके 40 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही और कितने प्रश्न गलत हुए हैं आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी करते चलेंगे। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उन्हें पदावली और कीर्तिली लता जैसी महान रचनाएं की वे संस्कृत और मैथिली के प्रकांड विद्वान थे। हमारा अगला प्रश्न है पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है यानी प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यह प्रयोग किया जाता है पोटोमीटर का। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ऑक्सीजनोमीटर का उपयोग पौधों की वृद्धि मापने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत से मुक्त कराना। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसका शाब्दिक अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करो या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रक्षक है। हमारा अगला प्रश्न है कि मुगल सम्राट अकबर द्वारा चलाई गई मनसबदारी प्रथा का मूल स्रोत क्या था? तो दोस्तों इसका मूल स्रोत था मंगोलिया की दशमलव प्रणाली। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अकबर ने इसे मंगोल नेता चंगेज खां की दशमलव पद्धति से प्रेरित होकर लागू किया था, जिसमें जाट और सवार 2 पद होते थे। हमारा अगला प्रश्न है कि बेकलाइट किस प्रकार का बहुलक है? तो बेकेलाइट जो है यह बहुलक है दोस्तों थर्मोप्लास्टिक का। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह गर्म करने पर पिघलता नहीं है, इसीलिए इसका उपयोग बिजली के स्विच और बर्तनों के हत्थे बनाने में किया जाता है। यह फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से बना है, यह आपको याद रखना है, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। हमारा अगला प्रश्न है कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था लखनऊ में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसकी अध्यक्षता बिहार के स्वामी सदानंद सरस्वती ने की थी और NG रंगा इसके सचिव थे, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा की ओर किस बल के कारण विक्षेपित होती है? तो दोस्तों यह विक्षेपित होती है कोरलियोस बल के कारण। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण लगने वाले इस बल से हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर
अपनी कक्षा में बिना गिरे किसके कारण घूमता रहता है? तो दोस्तों यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध आवश्यक त्वरण के कारण ऐसा होता है कि वह अपनी कक्ष में घूमते रहते हैं, गिरते नहीं हैं। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उपग्रह की गति उसे एक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करती है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के साथ संतुलन बनाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा जाता है। बिहार के एग्जाम में तो हर बार पूछा जाता है। तो दोस्तों इसकी जो कुल सदस्य थी यह थी 22, जिसमें 15 लोकसभा में और 7 राज्यसभा में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह समिति सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती है। इसका अध्यक्ष आमतौर पर विपक्ष का नेता होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु को किस संकेत द्वारा दर्शाया जाता है? तो दोस्तों उत्तरी बिहार की जलवायु को जो दर्शाया जाता है वह CWG के टैग के द्वारा दर्शाया जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि CWG का अर्थ होता है शुष्क, शीत और ऋतु वाली मानसूनी जलवायु। दक्षिणी बिहार को AW श्रेणी में रखा गया, ये आपको याद रखना है और इस श्रेणी से आपके एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि एनेमोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों एनीमोमीटर का प्रयोग जो है वायु की गति और दिशा मापने के लिए किया जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बैरोमीटर से दबाव और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के किस शासक ने की थी और इसे धर्मपाल ने किस बौद्ध संप्रदाय के लिए बनवाया था? तो दोस्तों यह हुआ गया था धर्मपाल और वज्रयान से हुआ था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में भागलपुर में इसकी स्थापना की थी। यह विशेष रूप से वज्रयान यानी बौद्ध धर्म के तंत्र और मंत्र का केंद्र था। हमारा अगला प्रश्न है कि हाइग्रोमीटर का उपयोग सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है, लेकिन द्रव का विशिष्ट घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रो से सापेक्ष आर्द्रता और हाइड्रो से जो होता है घनत्व, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और लोग स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। हाइड्रो और हाइग्रो में अक्सर कंफ्यूजन होता है। हाइड्रो जल घनत्व के लिए है और जबकि हाइग्रो नमी और आर्द्रता के लिए है। ग्रो नमी करता है और ड्रॉप जो है घनत्व करता है। ये आप इस तरह याद कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद के नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति दी गई है? तो दोस्तों यह दिया गया है अनुच्छेद 2 में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अनुच्छेद 2 बाहरी क्षेत्रों को भारत में शामिल करने जैसे सिक्किम से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 3 मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में बदलाव से संबंधित है। दोस्तों आपके 53 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कितने गलत, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करते चले दोस्तों, क्योंकि लाइक करने से मुझे मोटिव मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में कन्नट वंश के अंतिम शासक हरिदेव सिंह का शिलालेख प्राप्त है? कर्नाटक वंश का है दोस्तों। तो कर्नाटक वंश का अंतिम शासक हरि सिंह देव का शिलालेख प्राप्त कहाँ से हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है दोस्तों दरभंगा से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि हरि सिंह देव कर्नाटक जो है वंश के अंतिम महान शासक थे। उनके काल में पंजी प्रथा का विकास हुआ था, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि एंजाइम मूलतः क्या होता है और इसका मुख्य कार्य क्या है?
तो दोस्तों इसका मुख्य कार्य जो है यह है प्रोटीन जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। ठीक, इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ये शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया की गति को तेज कर देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। उस समय कांग्रेस के सचिव कौन थे? तो उस समय कांग्रेस के सचिव थे मोतीलाल नेहरू जी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गया अधिवेशन के बाद ही चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने अलग होकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। हमारा अगला प्रश्न है कि कोबाल्ट 60 का प्रयोग आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में किया जाता है क्योंकि यह कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? तो दोस्तों यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसकी उच्च भेदन क्षमता के कारण इसका उपयोग कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो दोस्तों यह जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे इसे लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूट भी कहा जाता है। इसके द्वारा अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में घोघा झील स्थित है जिसे हाल ही में संरक्षित क्षेत्र घोषित करने की मांग की गई थी? तो दोस्तों यह है स्थित कटिहार में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह एक महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि है और प्रवास पक्षियों का प्रमुख केंद्र है। हमारा अगला प्रश्न है न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार ऊष्मा के क्षय की दर किसके समानुपाती होता है? तो दोस्तों यह होता वस्तु और वातावरण के बीच तापांतर के। दोस्तों आपके 60 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही और कितने प्रश्न गलत ये हुए, आप ये हमें कमेंट करके बताएंगे और साथ ही साथ वीडियो को आप लाइक भी करते चलेंगे। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि तापमान का अंतर जितना अधिक होगा वस्तु उतनी तेजी से ठंडी होगी, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है अनुशीलन समिति की पटना शाखा की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों यह किया गया था सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा अनुशीलन समिति का गठन। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रयास का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। हमारा अगला प्रश्न है कि सोनार का उपयोग क्यों मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है और यह किन तरंगों का उपयोग करता है? तो दोस्तों यह मुख्य रूप से जो है यह किया जाता है नौ संचालकों के द्वारा और प्रसरव तरंगे इसमें उपयोग किया जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे इसका पूर्ण रूप होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यह समुद्र की गहराई और जलमग्न वस्तुओं का पता लगाने के काम आता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वराज दल की बिहार शाखा के प्रमुख अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों यह थे नारायण प्रसाद जी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1923 में जब बिहार में स्वराज दल बना तो नारायण प्रसाद अध्यक्ष और प्रोफेसर अब्दुल बारी सचिव चुने गए थे। श्री कृष्ण सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। हमारा अगला प्रश्न है कि इंसुलिन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है? तो दोस्तों इंसुलिन का स्राव जो है यह शरीर के अग्नाशय यानी पेनक्रियाज लैंगरहैंस के द्वीप समूह से होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का वर्णन है? तो दोस्तों यह वर्णन है अनुच्छेद 44 में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। वर्तमान में यह काफ़ी चर्चा में है। हमारा अगला प्रश्न है कि
बिहार के किस जिले में गंडक नदी गंगा से मिलती है? गंडक नदी गंगा से किस जिले में मिलती है बिहार के? तो दोस्तों यह मिलती है सोनपुर यानी सारण में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गंडक नदी पहलेजा घाट यानी सोनपुर के पास गंगा में विसर्जित होती है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र का मेला भी लगता है। हमारा अगला प्रश्न है कि शुद्ध हीरा किसका एक अपरूप है और इसकी संरचना कैसी होती है? तो शुद्ध हीरा का जो संरचना होती है यह होती है चतुष्फलकीय और यह कार्बन का अपरूप है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कार्बन के प्रत्येक परमाणु 4 अणु परमाणु से जुड़कर एक मजबूत त्रिआयामी संरचना बनाती है, जिससे यह दुनिया का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ बन जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता का गठन नेपाल के किस जंगल में किया गया था? तो दोस्तों यह किया गया था राजबिलास का जंगल में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से भागने के बाद छापामार युद्ध के लिए इस दस्ते का गठन किया था। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है यह किया गया था दोस्तों 1949 में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, लेकिन राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह के से ऊपर जाने पर वायुमंडल दबाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों इस पे प्रभाव पड़ता है कि यह घटता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ऊंचाई बढ़ने पर हवा विरल हो जाती है, इसीलिए दबाव कम होता है। यही कारण है कि पहाड़ों पर खाना देर से पकता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में बलसुंदरी मिट्टी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो बिहार में बलसुंदरी मिट्टी मुख्य रूप से सहरसा, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के क्षेत्रों में पाई जाती है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी बांगर का एक प्रकार है जिसमें चूने की मात्रा अधिक होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, इसकी खोज के लिए सीवी रमन को किस क्षेत्र यानी किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों यह मिला था 28 फरवरी रमन प्रभा की खोज का दिन था, को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों यह किया जाता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यसभा सदस्यों को चुनते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम में हुआ था, यह वर्तमान में बिहार के किस जिले में है? तो दोस्तों वर्तमान में यह बिहार के वैशाली जिले में स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि वैशाली के निकट कुंडग्राम कुंडल वन में उनका जन्म 1540 ईस्वी पूर्व, कुछ स्रोतों के अनुसार 599 ईसा पूर्व में भी हुआ था, ये आपको याद रखना है। जो आपको ऑप्शन में मिले वे टिक करेंगे, लेकिन 540 को सर्वस्व माना गया है। हमारा अगला प्रश्न है रडार में किस प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें जो है सूक्ष्म तरंगे का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि रडार का अर्थ होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेनिंग है, यह हवा में उड़ती वस्तुओं की स्थिति और गति का पता लगाने का काम करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के सदाकत आश्रम की स्थापना स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने की थी? तो दोस्तों यह किया गया था मजरूल हक के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान मजरूल हक ने अपने मित्र
खैरू मियाँ की ज़मीन पर इस आश्रम की नींव रखी थी? हमारा अगला प्रश्न है कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय जो है थे भारत के राष्ट्रपति फर्रुखद्दीन अली अहमद जी थे। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि आपातकाल और 42वें संविधान संशोधन के जिस समय लघु संविधान भी कहते हैं के दौरान फर्रुखद्दीन अली अहमद ही राष्ट्रपति थे। हमारा अगला प्रश्न है कि रॉकेट का अंतरिक्ष में उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो दोस्तों वह नियम है तृतीय नियम। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। रॉकेट पीछे की ओर निकलने वाली गैसें रॉकेट को आगे की दिशा में धक्का देती है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो दोस्तों उस जिला का नाम है शिवहर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि शिवहर और सीतामढ़ी प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे निचले पायदान पर है, जबकि पटना सबसे ऊपर है। हमारा अगला प्रश्न है कि सिनाबार निम्न में से किस धातु का एक प्रमुख अयस्क है? तो सिनाबार जो है पारा का प्रमुख अयस्क है। दोस्तों आपको 80 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही और कितने प्रश्न गलत हुए आप हमें ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, और साथ ही साथ यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी करते चलें। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, सिनाबार पारे का सबसे महत्वपूर्ण खनिज है। पारे का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति जो है यह राष्ट्रपति के पास है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जब दोनों सदनों में किसी विधेयक पर गतिरोध हो तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों इसका नेतृत्व किया गया था लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस के द्वारा। इसमें 3 सदस्य थे, अलेक्जेंडर, लॉरेंस और क्रिप्स। ये तीनों में से लॉरेंस अध्यक्ष किए थे, उन्हें नेतृत्व किए थे। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, वह उस समय भारत के सचिव थे। क्रिप्स और अलेक्जेंडर इसके अन्य 2 सदस्य थे। हमारा अगला प्रश्न है, रसायन विज्ञान में समस्थानिक उन तत्वों को कहते हैं जिनका समस्थानिक जो है यह परमाणु क्रमांक समान होता है और द्रव्यमान अलग अलग, उसे समस्थानिक कहते थे। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या वही रहती है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या बदलने से द्रव्यमान बदल जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की घटना साल में 2 बार होती है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है दोस्तों कि जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो यह होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों यह परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 243 का ए के तहत। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम सभा के गठन और कार्यों का स्पष्ट उल्लेख अनुच्छेद 243 ए में किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में मन्नेर शरीफ में स्थित दरगाह किस मशहूर सूफी संत की है? तो दोस्तों यह मशहूर दरगाह जो है मखदूम सफुद्दीन यहिया मनेरी की है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह बिहार के सबसे प्रसिद्ध सूफी केंद्रों में से एक है। मखदूम साहब बिहार के सबसे बड़े सूफी संत माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो दोस्तों इसमें जो है आयोडीन अनिवार्य है थायरोक्सिन के लिए। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है जिसे घेंगा रोग कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो दोस्तों यह किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसे
जमींदारी प्रथा की भी कहा जाता है। कॉर्नवालिस भारत में नागरिक सेवा का जनक भी माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 किसके गठन का प्रावधान करता है? तो दोस्तों यह करता है संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों का। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अनुच्छेद 315 के तहत केंद्र और राज्य के लिए स्वतंत्र लोक सेवा आयोग का प्रावधान है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है बिहार की कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है का निकास कहाँ से है? तो दोस्तों इसका निकास जो है गोसाईनाथ चोटी से है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह नेपाल में हिमालय की ऊंचाई से निकलती है। यह मार्ग बदलने की अपनी प्रवृत्ति के कारण इसे बिहार का शौक कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सोल्डर वायर जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है किन धातुओं का मिश्रण है? तो सोल्डर वायर जो है इसका सीसा और टीन का मिश्रण है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसका गलनांक बहुत कम होता है जिससे यह आसानी से पिघलकर धातु के जोड़ों को जोड़ देता है। हमारा अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों इसका श्रेय जाता है थॉमस मुनरो को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1820 में मुनरो ने मद्रास में इसे लागू किया था जहां किसानों से सीधा लगान वसूला जाता था। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय का आदर्श कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों न्याय का आदर्श जो लिया गया है दोस्तों यह लिया गया है रूसी क्रांति से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1917 की रूसी क्रांति से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्शों को अपनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में प्रसिद्ध बड़ी पटन देवी और छोटी पटन देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है पटन सिटी में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ये प्राचीन मंदिर पटना के सबसे पुराने इलाके में स्थित है और इनके नाम पर ही शहर का नाम पटना पड़ा माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही रासायनिक सूत्र क्या है? यानी पॉप का सही रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों इसका सही रासायनिक सूत्र है CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 और हाफ H2O, ये आपको याद रखना है 2O, ये सही रासायनिक सूत्र है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे इसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। जिप्सम जिसे कहते हैं जिप्सम 2H2O को गर्म करने पर यह बनता है। हमारा अगला प्रश्न है कि 1913 में गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी दोस्तों सैन फ्रांसिस्को USA में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना ने अमेरिका में इसकी स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों इसकी शक्ति जो है संसद के पास है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अनुच्छेद 124 के तहत संसद कानून बनाकर जजों की संख्या निर्धारित करती है। हमारा अगला प्रश्न है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुआ था दोस्तों यह हुआ था 1917 में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है जिसमें 1916 में पटना हाईकोर्ट बना था और 1917 में यूनिवर्सिटी, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रकाश की चाल कांच में लगभग कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल कांच में लगभग 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ये आपको याद रखना है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 होने के कारण इसमें प्रकाश की गति निर्वात की तुलना में कम हो जाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा नेताओं की गिरफ्तारी के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था?
तो दोस्तों यह चलाया गया था ऑपरेशन जीरो आवर। तो दोस्तों यहीं पे हमारा 100 क्वेश्चन पूरा होता है। 100 क्वेश्चन में से आपके कितने प्रश्न सही और कितने प्रश्न गलत हुए हैं आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करेंगे। और साथ ही साथ यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करें, क्योंकि लाइक तो एक ही है, आप दोस्तों को शेयर करेंगे तो और ज़्यादा लाइकें बढ़ेगी, इसलिए लाइक और शेयर दोनों करें। और इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 9 अगस्त 1942 की सुबह रात के 12 बजे के बाद गांधी जी सहित सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो दोस्तों यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।